क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 9 है स्ट्रेटेजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शंस। इसका कंप्लीट हम लोग एनसीईआरटी बायोलॉजी का सॉल्यूशंस जो है इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। टोटल जो है इस चैप्टर में 12 क्वेश्चंस है। चैप्टर नंबर 9 जो है स्ट्रेटेजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, इसमें टोटल 12 क्वेश्चन है। कंप्लीट क्वेश्चन जो है इसी वीडियो में हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इसका चैप्टर वाइज पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप लोग जो है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है उस प्लेलिस्ट का, वहाँ से जा कर के जो है आप लोग एनसीईआरटी क्लास 12th बायोलॉजी का पूरा चैप्टर कंप्लीट 16 जो चैप्टर है सभी का जो है आप लोग एनसीईआरटी बायोलॉजी का सोल्यूशन देख लेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बिना देर के हुए स्ट्रेटेजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि एक्सप्लेन इन ब्रीफ द रोल ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन ह्यूमन वेलफेयर। एनिमल हस्बेंड्री में एनिमल हस्बेंड्री जो है जिसको पशुपालन बोला जाता है हिंदी में, तो हिंदी वालों के लिए इसका हो जाएगा कि मानव कल्याण में पशुपालन की भूमिका की संक्षेप में जो है व्याख्या कीजिए। तो इसमें व्याख्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो एनिमल हस्बेंड्री डील्स विद द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ लाइव स्टॉक। It includes various aspects such as feeding, breeding, and control diseases to raise the population of animal livestock. Animal husbandry usually includes animals such as cattle हो गए, मवेशी हो गए, pig हो गया, sheep हो गए, poultry हो गए, and fish which are useful for humans in various ways. जो हमारा मवेशी हैं जिनसे मिल्क जो है हम लोग को प्राप्त होता है, पीग है, सुअर है, सीप है, भेड़िया है, जिससे हम लोग विभिन्न तरह के जो है सिल्क जिसको बोला जाता है रेशम वो प्राप्त होता है, उनसे जो है एग प्राप्त होता है, मीट प्राप्त होता है। तो इन सभी चीज़ों को जो है एनिमल हस्बेंड्री में रखा गया है और बहुत सारा जो है मानव के लिए या ह्यूमन के लिए यूजफुल है। दीज एनिमल्स आर मैनेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स सच एज मिल्क हो गया, मीट हो गया, ऊल हो गया, एग, हनी, सिल्क etc. The increase in human population has increased the demand of these products. Hence, it is necessary to improve the management of livestock scientifically. तो हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो था कि इसमें मानव कल्याण में पशुपालन की भूमिका की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो हम लोग ने व्याख्या कर दिया कि मानव कल्याण में जो है कैसे जो है मवेशियों का, पशुओं का, पोल्ट्री का, मुर्गी पालन का, मछली पालन का, सभी का जो है अपना अलग अलग तरीका से जो है सभी जो है काफ़ी उपयोगी है मनुष्य के लिए और मनुष्य उसका भोजन के रूप में उपयोग करता है। उससे दूध प्राप्त करने के लिए, मीट प्राप्त करने के लिए, रेशम प्राप्त करने के लिए और तरह तरह के जो है प्रोडक्ट्स को प्राप्त करने के लिए एनिमल हस्बेंड्री का जो है भूमिका है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें बोला है कि इफ़ योर फैमिली ओन्ड ए डेयरी फार्म व्हाट मेजर्स वुड यू अंडरटेक टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। अगर हिंदी में समझे तो यदि आपके फैमिली के पास एक डेयरी फार्म है तो आप अपना जो दूध उत्पादन होगा उसमें उसकी गुणवत्ता तथा मात्रा में सुधार लाने के लिए कौन कौन से उपाय करेंगे। तो विभिन्न तरह के उपाय हैं। फर्स्ट तो डेयरी फार्म मैनेजमेंट डील्स विद a process which aim at improving the quality and quantity of milk production. Milk production is primarily dependent on choosing improved cattle breeds. मिल्क प्रोडक्शन जो है डिपेंडेंट करता है कि आप कैटल को क्या खिला रहे हैं, कैसा उसको जो है भोजन दे रहे हैं। प्रोविज़न ऑफ प्रॉपर फीड फॉर कैटल, अगर उचित भोजन दीजिएगा मवेशी को तो वह जो है आपको जो है प्रॉपर जो है मिल्क प्रोडक्शन भी जो है होगा अधिक मात्रा में। मेंटेनिंग प्रॉपर शेल्टर फैसिलिटीज़, उसको जो है उचित शेल्टर फैसिलिटीज़ देना है, आश्रय जिसको बोला जाता है। एंड रेगुलर क्लीनिंग ऑफ कैटल, और मवेशियों को जो है नियमित रूप से साफ़ सफाई जो है करते रहना है। चूजिंग इम्प्रूव्ड कैटल्स ब्रीड्स इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ कैटल मैनेजमेंट। कैटल का जो ब्रीड्स होता है इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कैटल मैनेजमेंट के लिए। हाइब्रिड कैटल ब्रीड्स, जो हाइब्रिड कैटल ब्रीड्स होते हैं आर प्रोड्यूस्ड फॉर इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी, उनका जो है प्रोडक्टिविटी काफ़ी इम्प्रूव्ड करता है। देयरफॉर इफ़ इट is essentially that hybrid cattle breeds should have a combination of various desirable genes such as high milk production and high resistance to disease। जो आजकल जो है
वैज्ञानिक तरीका से हाइब्रिड कैटल ब्रीड्स को भी जो है उत्पन्न किया गया है, और उसमें जो है बहुत सारे नए नए गुण जो होते हैं, जैसे कि मिल्क प्रोडक्शन हाई रहेगा, हाई रेजिस्टेंस डिजीज मतलब रोग से लड़ने का क्षमता भी उस जो हाइब्रिड का मवेशी रहेंगे उनमें जो है ज़्यादा रहेगा, तो उससे जो है हम लोग को बहुत सारा जो है लाभ है। वेरियस डिजरेबल जीन्स जो है उसके कॉम्बिनेशन से जो है रेडी किया गया है कैटल को। कैटल शुड ऑल्सो बी गिवन हेल्दी एंड न्यूट्रियस फूड कंसिस्टिंग ऑफ रफेज फाइबर कंसनट्रेट्स एंड हाई लेवल्स ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। कैटल जो होते हैं उनको जो है गिवन हेल्दी एंड न्यूट्रिटियस फूड, पोषक से भरपूर जो है उनको और स्वस्थ रहने के लिए भोजन देना चाहिए, रफेज को देना चाहिए, फाइबर जो होते हैं उनको देना चाहिए, कंसनट्रेट्स एंड हाई लेवल्स ऑफ प्रोटीन्स भी एंड अदर न्यूट्रिएंट्स भी जो है ये सब जो होता है। नेक्स्ट है कैटल शुड बी हाउस सेड इन प्रॉपर कैटल houses and should be kept in well ventilated roofs to prevent them from harsh weather conditions such as heat, cold and rain। और कैटल को जो है उचित तरीका से जो है उसको वेंटिलेटेड रूफ्स टू प्रिवेंट, और उसका जो ऊपर का जो छत होता है घर का जहाँ पर जो है मवेशियों को रखा जाता है, तो उसको ऐसा होना चाहिए कि मौसम का जब कंडीशन जो जैसा हो, जैसे गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, तो हर तरह से उसको क्या मिले, रक्षा मिले, प्रोटेक्शन मिले और वह अच्छा फील करे मवेशी। रेगुलर बाथ्स एंड प्रॉपर ब्रशिंग शुड बी इंश्योर्ड टू कंट्रोल डिजीज। और जो मवेशियाँ होती है तो मवेशियों को जो है रेगुलर बेसिस पर उसको स्नान कराना चाहिए, प्रॉपर उसका साफ़ सफाई करना चाहिए, जिससे उसको किसी प्रकार का जो है डिजीज़ ना हो, डिजीज़ से कंट्रोल्ड रहे। ऑल्सो टाइम टू टाइम चेक अप्स बाई ए वेटरनरी डॉक्टर फॉर सिम्टम्स ऑफ वेरियस डिजीज शुड बी अंडरटेकन। अगर आपको किसी भी तरह का मवेशियों में लक्षण दिख रहा है बीमारी का, तो उससे जो मवेशी डॉक्टर होते हैं वहाँ पर जो है जा करके उस सिम्टम का जो है चेकअप करवाना चाहिए। टाइम टू टाइम जो है ये होते रहना चाहिए, ताकि किसी भी तरह का जो है मवेशियों को रोग उत्पन्न ना हो। तो हम लोग और मवेशियों को किसी भी तरह का रोग नहीं रहेगा तो हम लोग को फ़ायदा क्या होगा, तरह तरह के जो उसके जैसे दूध हो गए, उसमें पैदावार जो है उसका बढ़ जाएगा। अगर पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, मुर्गी है तो अंडा जो है उसका पैदावार बढ़ेगा, मीट का पैदावार बढ़ेगा, भेड़िया है तो उससे रेशम का पैदावार बढ़ेगा। इसीलिए डॉक्टरी चेकअप भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को समझ गए, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 को जो है क्वेश्चन नंबर 2 मिस्टेक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 को जो हम लोग समझ चुके हैं कि यदि आपके परिवार में किसी के पास एक डेयरी फार्म है तो उसमें दूध उत्पादन के उसकी गुणवत्ता मात्रा में सुधार लाने के लिए आप लोग विभिन्न तरह के उपाय को अपना सकते हैं, जो कि हम लोग ऊपर समझ गए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है कि व्हाट इज मीन्ट बाई द टर्म ब्रीड, मतलब नस्ल शब्द से आप क्या समझते हैं। पशु प्रजनन के क्या उद्देश्य हैं, मतलब व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनिमल ब्रीडिंग। तो इसका आंसर होगा जो पशु प्रजनन होता है, ए ब्रीड इज ए स्पेशल वैरायटी ऑफ एनिमल्स विद इन ए स्पेसीज। इट इज सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर्स सच एज जनरल अपीयरेंस, size configuration and features with other members of the same species. Jersey and brown Swiss are examples of foreign breeds of cattle। जो foreign breeds of cattle के example है वह जर्सी है और ब्राउन स्विस है। These two varieties of cattle have the ability to produce abundant quantities of milk। ये दोनों जो वैरायटी है कैटल का, इसमें जो है क्या है, तो मिल्क का जो है एबंडेंट क्वांटिटीज मिल्क जो है वह प्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन से, तो जर्सी एंड ब्राउन जो स्विस जो फॉरेन ब्रीड्स है मवेशियों के, गाय का जो है ब्रीड्स है। तो दिस मिल्क इज़ वेरी न्यूट्रिटियस विद हाई प्रोटीन कंटेंट। उसका जो मिल्क होता है उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में पोषक तत्व रहता है और उसमें हाई प्रोटीन कंटेंट जो है रहता है। अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनिमल ब्रीडिंग, मतलब पशु प्रजनन के क्या उद्देश्य हैं। टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ एनिमल्स फर्स्ट, सेकेंड है कि टू इम्प्रूव द डिजरेबल क्वालिटीज़ ऑफ द एनिमल प्रोड्यूस, और थर्ड है कि टू प्रोड्यूस डिजीज रेजिस्टेंस वैराइटीज ऑफ एनिमल्स, और उनमें जो है रोगों से लड़ने की क्षमता जो है अधिक रहती है उस एनिमल्स में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है पशु प्रजनन के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली विधियों के नाम बताएं, आपके अनुसार कौन सी विधि सर्वोत्तम है, क्यों। नेम द मेथड एम्प्लॉयड इंग्लिश में इन एनिमल ब्रीडिंग अकॉर्डिंग टू यू विच वन ऑफ द मेथड्स इज बेस्ट वाई। तो एनिमल ब्रीडिंग जो होता है
जिसको पशु प्रजनन बोला जाता है हिंदी में, इज द मेथड ऑफ मैटिंग क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स. There are several methods employed in animals breeding which can be classified into the following categories. First है natural methods. तो natural methods में क्या होता है? तो natural methods of breeding including इनब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग. इसमें दो प्रकार का ब्रीडिंग एंड इन ब्रीडिंग होता है और आउट ब्रीडिंग होता है. तो ब्रीडिंग बिटवीन एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड इज नोन एज इन ब्रीडिंग. अगर सेम एनिमल का हम लोग ब्रीडिंग कराते हैं तो उसको इन ब्रीडिंग बोला जाता है. वाइल ब्रीडिंग बिटवीन एनिमल्स ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स इज आल्सो नोन एज आउट ब्रीडिंग. और आउट ब्रीडिंग वैसे बोला जाता है ब्रीडिंग को जिसमें जो है डिफरेंट एनिमल्स को जो है ब्रीड्स कराया जाता है, तो उसको आउट ब्रीडिंग बोला जाता है. आउट ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स इज ऑफ 3 टाइप्स. 3 प्रकार के जो है आउट ब्रीडिंग एनिमल्स में किया जाता है. फर्स्ट है आउट क्रॉसिंग. तो आउट क्रॉसिंग क्या है? इन दिस टाइप ऑफ आउट ब्रीडिंग द मैटिंग ऑफ एनिमल्स ऑकर्स विद इन द सेम ब्रीड, thus they have no common ancestors up to लास्ट 4 से 5 जनरेशन. मतलब 4 से 5 जनरेशन में कोई उसका एंसेस्टर्स कॉमन नहीं रहता है. और इस ब्रीडिंग में जो है या आउट ब्रीडिंग जो है इसमें सेम ब्रीड को जो है मैटिंग कराया जाता है. नेक्स्ट है क्रॉस ब्रीडिंग. और क्रॉस ब्रीडिंग क्या है? तो इन दिस टाइप ऑफ आउट ब्रीडिंग द मैटिंग ऑकर्स बिटवीन डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ सेम स्पीसीज. सेम स्पीसीज का डिफरेंट ब्रीड्स जो है उसके बीच मैटिंग कराया जाता है इस टाइप में आउट ब्रीडिंग में, देयर बाई प्रोड्यूसिंग ए हाइब्रिड. और क्रॉस ब्रीडिंग से जो है या हाइब्रिड वैरायटी का जो है जो एनिमल्स होते हैं या मवेशी होते हैं वह उत्पन्न होते हैं. इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन भी कराया जाता है. इन दिस टाइप ऑफ आउट ब्रीडिंग द मैटिंग ऑकर्स बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज. डिफरेंट स्पीसीज के भी जो मैटिंग होते हैं इस आउट ब्रीडिंग टाइप में उसको इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है. तो हम लोगों ने जो है जो ब्रीड शब्द है, नस्ल शब्द है, उससे हम लोग समझ गए. और पशु प्रजनन जो है के लिए प्रयोग में लाई जाने वाले विधियों का जो नाम था उसको हम लोग समझ चुके हैं. और हमारे अनुसार कौन कौन सी विधि सर्वोत्तम थी इसको भी जो हम लोग समझ चुके हैं. अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 के बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 5 में एपी कल्चर पूछा है, जिसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, मधुमक्खी पालन भी बोलते हैं. हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है? तो बहुत बड़ा महत्व है. जो एपी कल्चर होता है, मधुमक्खी पालन होता है, तो उसमें जो है हनी भी जो होती है अपना एक छत्ता तैयार करती है. मधुमक्खी छत्ता तैयार करती है और उस छत्ते से जब हम लोग को हनी प्राप्त होता है तो जो हनी होता है उसमें क्या होता है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, हाई रेजिस्टेंस वैरायटी का जो है उसमें इम्यूनिटी कहिए होता है, जो कि हम लोग को रोगों से लड़ने में जो है मदद करता है वह हनी. तो उसी को यहाँ पर हम लोग समझेंगे. तो मधुमक्खी पालन का भी बहुत बड़ा उद्देश्य है. हनी जो है प्राप्त करने के लिए, शहद प्राप्त करने के उद्देश्य से जो है इसको पालन किया जाता है. तो एपी कल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ बी कीपिंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स सच एज हनी. बीज वैक्स भी प्राप्त होता है. हनी इज ए हाईली न्यूट्रिटियस फूड, काफ़ी हाईली न्यूट्रिटियस फूड है. सोर्स एंड इज यूज्ड एज एन इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स. और उससे अनेक तरह के जो है दवाई जो होता है, मेडिसिन्स भी होता है, औषधि जो होता है वो भी बनाया जाता है. इट इज़ यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ मैनी डिजॉर्डर्स सच एज कोल्ड, फ्लू एंड डिसेंट्री. अनेक तरह के जैसे कोल्ड हो गए, फ्लू हो गए और डिसेंट्री हो गए, अनेक तरह के जो डिजॉर्डर्स होते हैं उसके ट्रीटमेंट में जो है हनी बी का जो हनी होता है उसका शहद का जो है यूज किया जाता है, काफ़ी उपयोगी होता है. अदर कमर्शियल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम हनी बी इंक्लूड बीज वैक्स है एंड बीज पॉलन भी है. बीज वैक्स इज यूज फॉर मेकिंग cosmetics, polishers and is even used in several medicinal preparations. Therefore, to meet the increasing demand of honey, people have started practicing beekeeping on a large scale. It has become an income generating activity for farmers since it requires a low investment and is labor intensive.